इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 7 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले हमेशा की तरह आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द न्यू मेंबर ऑफ द SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सा देश SCO का नया सदस्य है? ऑप्शंस जान लेते हैं। इराक, ईरान, ओमान या फिर कतर। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। विच कंट्री विल बी होम टू द फर्स्ट IIT कैंपस आउटसाइड इंडिया? भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन C है, तंजानिया। आपको जानना चाहिए कि भारत के बाहर पहला IIT कैंपस जंजीबार तंजानिया में सेटअप किया जाएगा। ये न्यूज़ हमने पहले भी देखी, लेकिन अब जो ऑफिशियली एक MOU साइन किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ फिर से चर्चा में है। तो फर्स्ट IIT कैंपस टू बी सेटअप आउटसाइड इंडिया विल बी इन जंजीबार तंजानिया। आपको बता दें, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, जिसके तहत IIT मद्रास का जो कैंपस है वो जंजीबार तंजानिया में सेटअप किया जाएगा। ये MOU मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IIT मद्रास, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, जंजीबार तंजानिया के बीच साइन किया गया। तो ये आप जान गए कि कौन सा IIT सेटअप करेगा, IIT मद्रास। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि किस IIT का कैंपस तंजानिया में सेटअप होगा, तो उसमें ऑप्शंस आपको IIT के तौर पर मिल जाएंगे। तो सही आंसर वहाँ पर IIT मद्रास होगा। तंजानिया की बात करते हैं, कैपिटल डोडोमा है, करेंसी तंजानियन शिलिंग है। As per the 2023 Global Peace Index GPI, which among the following is the most peaceful country in the world? 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन A है, आइसलैंड। फिर से एक महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है। ये देखिए, 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, इसमें मोस्ट पीसफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड को रैंकिंग दी गई है। ये इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा लाया जाता है और इस इंडेक्स का इस 2023 में ये 17वां एडिशन है, 17th एडिशन है। आपको बता दें, इसमें 163 इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड टेरिटरीज को शामिल किया गया है उनके पीसफुलनेस के हिसाब से। इसमें 23 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं और 3 डोमेन्स ऐसे चुने गए हैं जिसके हिसाब से जो देश हैं उनको पीस के अकॉर्डिंग मेज़र किया गया है या रैंक किया गया है। पहला डोमेन है सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दूसरा है ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड द थर्ड इज़ मिलिटराइजेशन। अब आपको जानना चाहिए, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो एवरेज लेवल है ग्लोबल पीसफुलनेस का, ये 0.42% से जो है डेटोरेट हुआ है, यानी कि नीचे गिरा है 0.42% से। अब मेन हम चीज़ देख लेते हैं, 2023 का जो ये पीस इंडेक्स है, इसमें आइसलैंड मोस्ट पीसफुल कंट्री है पूरे वर्ल्ड में और ये साल
8 से ही पीसफुल बनी आई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, फिर आयरलैंड है, फिर न्यूजीलैंड है और फिर ऑस्ट्रिया है। अफगानिस्तान हमेशा की तरह इस इंडेक्स में भी लास्ट पर है। 8th consecutive year, for the 8th consecutive year अफगानिस्तान इज द लीस्ट पीसफुल कंट्री। फिर इससे ऊपर यमन है, फिर सीरिया, फिर साउथ सूडान और फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। भारत की बात करते हैं तो भारत 126वें नंबर पर है और यहाँ पर रैंकिंग थोड़ा बेहतर हुई है, प्रीवियस एडिशन से 2 पायदान ऊपर आया है। 3.5% भारत का स्कोर इम्प्रूव हुआ है। और कंट्रीज़ की बात करते हैं जो हमारी नेबर हैं या फिर बड़ी कंट्रीज़ हैं, जैसे भूटान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएसए, पाकिस्तान। तो यूएसए को हटा दें तो बाकी कंट्रीज़ हमारे आसपास की कंट्री हैं। जैसे भूटान को देखें तो 17वें नंबर पर है। नेपाल की बात करें तो 79वें नंबर पर है, 79। चाइना 80 पर है, बांग्लादेश 88 पर है, श्रीलंका 107 पर है और ये हमारे पड़ोसी देश हमसे आगे हैं इतने। अब यूनाइटेड स्टेट्स 131 पर है और पाकिस्तान हमसे पीछे है 146 पर। तो अगर हम अपने आसपास की कंट्रीज़ की बात करें तो पाकिस्तान है केवल जो हमसे पीछे है, बाकी कंट्रीज़ हमसे आगे है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें ये बताया गया है कि अगर हम पिछले 15 सालों की बात करें तो जो वर्ल्ड है ये लेस पीसफुल बन चुका है, यानी शांति जो है अब कम स्थापित रहती है और एवरेज कंट्री का जो स्कोर है ये 5% तक घटा है। देखिए, अब मैंने आपको पहले भी बताया था, अब ये रैंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब आपका जुलाई का महीना शुरू हुआ है, एक नई शुरुआत कीजिए, कुछ थोड़ी अपनी ट्रिक्स बनाया कीजिए करंट अफेयर्स के लिए। अब जैसे आपको पता है कि जो इंडेक्स वाला क्वेश्चन होगा ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, कोई सा भी इंडेक्स आ जाएगा। अब जुलाई की शुरुआत हुई है तो आप क्या काम कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है ये डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, आयरलैंड, यही ज़्यादातर इंडेक्स में टॉप पर रहती हैं। इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने ये ग्लोबल पीस इंडेक्स लिख लिया, सबसे पहले आपने आइसलैंड लिखा, आइसलैंड के आगे लिख लिया ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी कि आइसलैंड किसमें, ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप पर है। इसी तरह से आपने 5 कंट्रीज़ लिख ली, डेनमार्क लिख ली, फिनलैंड लिख ली, स्वीडन लिख ली, है ना, आयरलैंड लिख ली, ये सब कंट्रीज़ आपने एक साथ लिख ली, 4-5 कंट्रीज़। और अब ये अब जुलाई से जो आप पढ़ते जा रहे हैं ना, इनके आगे लिखते जाना कौन सी कंट्री किस इंडेक्स में टॉप पर है। इससे आपको जब आप लास्ट टाइम में पढ़ेंगे ना, जब आपका एग्ज़ाम होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह से आप इंडिया की रैंक लिख लीजिए। एक तो आपने अब ये लिख ली कौन सी कंट्री किस में टॉप पर है, एक आप इंडिया की रैंक लिख लीजिए कि इसमें भारत 126वें नंबर पर है। फिर ऐसे ही अगला कोई इंडेक्स आएगा उसमें लिख लीजिएगा। अफ़गानिस्तान ने तो सबका आसान बनाया हुआ है, ये लास्ट पर रहता है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये काम एक कर सकते हैं, है ना। देखिए, थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, लेकिन मार्क्स गेन करने के लिए तो ज़रूरी है ना। और आप कितना भी पढ़ कर चले जाएं, ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत कर जाते हैं, इंडेक्स में रैंकिंग में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो अभी नई शुरुआत कीजिए, आगे आपका जो IBPS का सीज़न चलने वाला है इसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जुलाई से नई शुरुआत कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक कॉपी अपने पास रखिए, जब भी आप वीडियोस देखते हैं जो महत्वपूर्ण आपको पॉइंट लगता है उसको शॉर्ट में बिल्कुल 1 लाइनर में बनाकर चले जाइए। अब जैसे आप इसमें लिखेंगे, इसको आप अगर बनाएंगे शॉर्ट में तो कैसे लिखेंगे आप, 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स, एक डॉट मारिए, 17th लिख दीजिए, एडिशन भी मत लिखिए, 17th लिख दीजिए। और उसके बाद फिर आप लिखिएगा आइसलैंड, ब्रैकेट में फर्स्ट लिख दीजिएगा, फिर डैश मार दीजिएगा, अफ़गानिस्तान लास्ट लिख दीजिएगा, उसके बाद इंडिया 126 लिख दीजिएगा, फिर आप डैश मार के लिख दीजिएगा पाकिस्तान बिहाइंड इंडिया। बस इतने में आपका काम हो गया। इस तरह से 1 लाइनर आपने बना दिया, ताकि जब आप एग्ज़ाम के टाइम पर अब उस कॉपी को आप खोलेंगे ना तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में जो आपको महत्वपूर्ण लगे उसको 1 लाइनर में लिखते चलें, हर क्वेश्चन नहीं, जो आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे देखना ही है एग्ज़ाम के टाइम पर। अगर आपकी कॉपी में 20 क्वेश्चन है किसी महीने के, तो मानकर चलिए कि जो है उसमें से 5 से 8 क्वेश्चन आपको जो है मिले ही मिले, महीने के नहीं, मतलब टोटल। ऐसे मैं एक सेट ले रहा हूँ, डेटा सेट। मान लीजिए उस कॉपी में अगर 20 क्वेश्चन है तो मानकर चलिए कि 8 क्वेश्चन आपके वहाँ से जो है निकल ही जाएँ। चलिए टॉप 10 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज़ देख लेते हैं। आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, सिंगापुर, पोर्चुगल या पुर्तगाल, स्लोवेनिया, जापान और स्विट्ज़रलैंड। अब आप देख रहे हैं कि सिंगापुर और जापान को मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है रेड कलर से। क्यों किया है, क्योंकि ये टॉप 10 में एशियन कंट्रीज़ हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेता है, बैंक में पूछा भी गया एक बार इंडेक्स में कि टॉप 10 में कौन सी एशियन कंट्री रही।
तो याद रखिएगा सिंगापुर जापान भी है टॉप 10 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज में। वेयर वॉज द 7th एडिशन ऑफ द इंडियन नेवी यूएस नेवी सैल्वेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज सेल्वेक्स कंडक्टेड। इंडियन नेवी यूएस नेवी बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास सेल्वेक्स का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए कोची है। आपको जानना चाहिए इंडियन नेवी यूएस नेवी सैल्वेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज या सेल्वेक्स आप इसको कहेंगे, इसका 7वां एडिशन कोची केरल में 26 जून से 6 जुलाई 2023 के बीच कंडक्ट किया गया है। आपको बता दें इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच ये एक्सरसाइज, ये जो जॉइंट सैल्वेज एक्सरसाइज है, ये साल 2005 से ही कंडक्ट की जा रही है। दोनों ही नेवीज़ के शिप्स में इसने पार्टिसिपेट किया, जैसे आईएनएस निरीक्षक भारत की ओर से और यूएस की ओर से सेल्वोर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए पी वासुदेवन। आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर ना ये कटिंग गलत लग गई नीचे, आरबीआई कैंसल्स द लाइसेंस, ये अगले क्वेश्चन की है, इसमें ही है आज की वीडियो में, ये गलती से लग गई। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पी वासुदेवन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है। आपको बता दें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट होने से पहले मिस्टर पी वासुदेवन चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स के तौर पर कार्यरत रहे। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, पूछ लेते हैं एग्जाम में कि इससे पहले किस पोजीशन पर थे। अब ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त होने के बाद ये किस डिपार्टमेंट को देखेंगे? डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड बजट डिपार्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू ऑफिशियली रोल आउट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम? निम्नलिखित में से कौन आधिकारिक तौर पर महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए कि बैंक ऑफ इंडिया महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है। ये स्कीम यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा इस साल की जो बजट स्पीच थी उसमें अनाउंस की गई थी। इसमें 7.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि कंपाउंडेड है क्वार्टरली। अब इसके अगर हम मेन फीचर देखें तो इंडिविजुअल गर्ल्स और वुमेन इसमें अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं इस स्कीम के तहत, या फिर गार्जियन जो है अपनी माइनर गर्ल के बिहाफ पर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ये अकाउंट जिस दिन आपने खुलवाया है उसके 2 साल बाद मैच्योर होता है और इस स्कीम में 31 मार्च 2025 तक एनरोल करा सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये की रहेगी और मैक्सिमम 2 लाख रुपए की रहेगी। इसमें आप कई मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकते हैं, हालांकि जो लिमिट है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। मल्टीपल अकाउंट्स खोलेंगे और दोनों ही जो अकाउंट है उनके बीच में 3 महीने का गैप रहना चाहिए। हर एक अकाउंट के बीच में 3 महीने का गैप रहना चाहिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्कीम है और क्वेश्चन भी अच्छा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच स्टेट बेस्ड मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य स्थित मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र है। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बुल्दाना महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो जैसा आप जानते हैं कि जो DICGC है ये इस चीज़ की जिम्मेदारी रहता है, हर बैंक का ये कस्टमर इंश्योर करके रखती है। तो अब जो भी डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो प्राप्त होगा, जो भी डिपॉजिटर्स हैं 5 लाख रुपए तक की लिमिट इसमें रहती है। ठीक है, और बाकी आप जानते हैं ये सभी प्रोविज़न DICGC एक्ट 1961 के तहत दिए गए हैं। ये लिमिट बढ़ा दी गई थी 5 लाख रुपए की। तो लॉस कुछ नहीं होगा ग्राहकों को जिनकी 5 लाख रुपए तक की इसमें मुद्रा जमा है। Who headed the 5-member panel set up by the RBI to accelerate the pace of internationalization of the domestic currency? घरेलू मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की गति में तेजी लाने के लिए RBI द्वारा गठित 5 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है राधा श्याम राठौर। देखिए RBI अपॉइंटेड कमिटी इसने कुछ सुझाव दिए हैं ताकि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसको किस तरह से उसका हम इंटरनेशनलाइजेशन कर सकें, किस तरह से उसमें तेज़ी लाई जा सके। आपको बता दें इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप IDG ये सेटअप किया गया था RBI द्वारा
और इसका नेतृत्व आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राधा श्याम राठौर द्वारा किया गया। और अब जो इसकी रिकमेंडेशन है वो आरबीआई की वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दी गई है। आपको बता दें ये ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आरबीआई डिप्टी गवर्नर आर रविशंकर के द्वारा, ताकि ये रिव्यू किया जा सके कि रुपये की पोजीशन क्या है, अगर हम उसको इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर देखते हैं तो क्या पोजीशन है और किस तरह से हम अपनी करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन कर सकते हैं। रुपये का इंटरनेशनलाइजेशन करने का मतलब है कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस है उसमें हम जो है रुपये का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं। तो इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि हायर यूजेस ऑफ द रुपी इन इनवॉइसिंग एंड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एज वेल एज इन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस विल गिव द डोमेस्टिक करेंसी अ प्रोग्रेसिवली इंटरनेशनल प्रेजेंस। तो जो इनवॉइसिंग एंड सेटलमेंट है इंटरनेशनल ट्रेड का, साथ ही कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, इसमें हमें रुपये को यूज़ करना चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया है। लॉन्ग टर्म मेजर्स के हिसाब से इन्होंने बताया है कि जो रुपये है उसको स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट में इंक्लूड जो है होना चाहिए, जो STR बास्केट है उसमें इंक्लूड होना चाहिए। अब ये STR क्या है आप में से कई जानते होंगे, एग्जाम में पूछा भी जाता है STR किस संस्था से संबंधित है। तो STR क्या है, ये एक इंटरनेशनल रिजर्व असेट है जिसको IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा क्रिएट किया गया है। और इसमें जो है 5 करेंसीज रहती हैं, US डॉलर, यूरो, चाइनीज़ रेनमिनबी, जापानीज़ येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। तो इसमें STR का हिस्सा भी होना चाहिए भारत, ऐसा इन्होंने रिकमेंड किया है। मीडियम टर्म के हिसाब से इन्होंने बताया है कि इसने रिकमेंड किया है कि रिव्यू ऑफ विद होल्डिंग टैक्स फॉर मसाला बॉन्ड इशुएंस, एक्सपेंशन ऑफ RTGS सिस्टम फॉर सेटलिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स एंड इंक्लूजन ऑफ रुपी इन कॉन्टिन्यूस लिंक्ड सेटलमेंट सिस्टम। ये इन्होंने मीडियम टर्म के प्रोविजंस बताए हैं। India and which country signed a protocol document extending for 5 years the current MOU on cooperation in the field of personnel management and public administration till 2028। भारत और किस देश ने कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग पर वर्तमान समझौता ज्ञापन को 2028 तक 5 साल के लिए बढ़ाने वाले प्रोटोकॉल दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी सिंगापुर है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट साइन किया है पब्लिक सर्विस डिवीज़न ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर के साथ। तो पहले से ही एक MOU इनके बीच में चलता आ रहा है जिसके तहत दोनों ही देश पर्सनल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। तो ये एक्सपायर हो चुका है MOU, है ना। अब इसको और 5 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है 2028 तक। The MOU aims at strengthening the partnership between the two countries through various forms of cooperation between both countries' public service officers. What is the total outlay of the scheme for expansion and modernization of fire services in the states? राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना का कुल परिव्यय कितना है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, ₹5,000 करोड़। देखिए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अभी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, इसका नाम है स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट्स। देखिए, जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड है NDRF, उसके तहत एक जो है प्रिपेयर्डनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंडिंग विंडो है। तो उसी के ही अंतर्गत एक स्कीम लॉन्च की गई है, स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट्स। कुल मिलाकर शॉर्टकट में बात करें तो ये है कि जो राज्यों में फायर सर्विसेज है उसको एक्सपेंड करना, उसकी सर्विस बेहतर करना। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पैसे अलग रखे हैं। तो यह 5,000 करोड़ रुपए का आउटले इन्होंने सेटअप किया है। अब इस 5,000 करोड़ में से भी 500 करोड़ अलग निकाले हैं राज्यों को इंसेंटिवाइज करने के लिए। वो किस तरह के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड रिफॉर्म्स करते हैं और लीगल रिफॉर्म्स करते हैं, उसके हिसाब से उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 5,000 करोड़ रुपीस है। अब इसमें बताया गया है कि यदि स्टेट्स को इस स्कीम के तहत लोन चाहिए तो उन्हें जो है 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ सच प्रोजेक्ट्स जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने बजटरी रिसोर्सेज के माध्यम से। ठीक है, अच्छा, यानी कि अगर इस 5,000 करोड़ में से वो पैसा चाहते हैं तो पहले उन्हें 25% जो है अपना जो आपका प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए आपको 25% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा।
अब ये स्कीम आई कहाँ से, इसका जो ओरिजिन है ये 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से ये स्कीम लाई गई है। इसमें 12.5% ऑफ ईच ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड फॉर द फंडिंग विंडो ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो 12.5% का जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है और 12.5% ही स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, मतलब जो इसका एलोकेशन होता है उसमें से 12.5% ये स्टेट में जो कैपेसिटी बिल्डिंग है या फिर वहाँ की जो फायर सर्विस प्रिपेयर्डनेस है उसके लिए अलॉट किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डबल्ड द इंश्योरेंस कवर अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर दोगुना कर दिया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी गुजरात है। देखिए गुजरात की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इंश्योरेंस कवर है उसको डबल कर दिया है। 11 जुलाई से इफेक्टिव हो जाएगा और इसके तहत जो बेनिफिशरीज़ हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के उनको भी इंश्योरेंस कवर 10 लाख रुपए का मिलेगा। पहले 5 लाख रुपए का था, अब 10 लाख रुपए का मिलेगा। गुजरात की बात करें तो ये पूरे देश में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्लेम्स 5th रैंक पर है और इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम्स क्लियर्ड अंडर दिस स्कीम 2nd पोजीशन पर है। बाकी आप जानते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में सितंबर 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा लॉन्च की गई थी और इसके तहत नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनाई गई जो कि इसको एडमिनिस्टर करती है इस स्कीम को। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कंट्रीब्यूशन इसमें रहता है ना, दोनों की तरफ से फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। इसमें हेल्थ कवरेज प्रोवाइड कराया जा रहा है 10 करोड़ हाउस होल्ड्स को या फिर 50 करोड़ इंडियंस को, जिसमें कि 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराया जाता है इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप्स वेयर इंडियन आर्चर्स प्रियांश एंड अवनीत कौर won gold in the junior mixed team compound event was held in which country। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप जहां भारतीय तीरंदाज प्रियांश और अवनीत कौर ने जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, किस देश में आयोजित किया गया। सही आंसर ऑप्शन बी आयरलैंड है। देखिए इंडियन आर्चर्स प्रियांश एंड अवनीत कौर इन्होंने वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप जो कि लिमेरिक आयरलैंड में खेली गई, यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है जूनियर मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट में। इजराइल को इन्होंने हराया है फाइनल में। साथ ही इंडिया के मानव जाधव और ऐश्वर्या शर्मा इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इन्होंने मैक्सिको की टीम को हराया है कैडेट मिक्स्ड कंपाउंड इवेंट में। According to the Global Payments Report 2023, global e-commerce transactions are expected to reach an estimated 8.5 trillion US$ by which year। वैश्विक भुगतान रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक ई कॉमर्स लेन देन किस वर्ष तक अनुमानित 8.5 ट्रिलियन US$ पहुंचने की उम्मीद है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी 2026। देखिए एक रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल पेमेंट्स रिपोर्ट 2023, इसको फिनटेक कंपनी FIS द्वारा जारी की गई है। इसमें बताया कि ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट ये इसकी जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहने वाली है 9% रहेगी 2022 से 2026 के बीच में, और अभी 2022 में जो वैल्यू है 6 ट्रिलियन US$ है, ये बढ़कर 2026 तक 8.5 ट्रिलियन US$ हो जाएगी। इसमें बताया गया है कि 2021-22 के दौरान ऑल रीजन्स जितने भी रीजन्स हैं सब में डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई, सिवाय किसके, यूरोप के, और मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका में तो हाईएस्ट ग्रोथ देखी गई 21% की ई कॉमर्स मार्केट में। और जो ई कॉमर्स मार्केट है लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया है ना, थाईलैंड को छोड़कर यहाँ पर 9% से ये ग्रो किए हैं। Who has been honored with the Global Indian Icon of the Year award at the annual UK India Awards in England। इंग्लैंड में वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। सही आंसर ऑप्शन ए मैरी कॉम है। तो स्पोर्टिंग लीजेंड एंड इंडियाज फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडलिस्ट इन वीमेंस बॉक्सिंग मैरी कॉम, इनको यूके इंडिया अवार्ड्स जो कि विंडसर साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड में आयोजित किए गए, यहाँ ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिल्म मेकर शेखर कपूर इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, क्योंकि दोनों ही देशों यूके और इंडिया में सिनेमा जगत में इनका जो योगदान है उसको यहाँ सराहा गया है। नेहरू सेंटर इन लंदन, ये कल्चर विंग है इंडियन हाई कमीशन का, इसको यूके इंडिया अवार्ड फॉर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू यूके इंडिया रिलेशंस दिया गया है।
फिक्की यूके, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यूके, इन्हें यूके इंडिया अवार्ड फॉर बिजनेस प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर दिया गया है। हाउ मेनी मेंबर्स विल बी पार्ट ऑफ द ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज एट द बेस्टिल डे परेड। बेस्टिल डे परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की त्रिसेवा टुकड़ी में कितने सदस्य शामिल होंगे? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी है 269 मेंबर्स। आपको जानना चाहिए कि 14 जुलाई को फ्रांस में नेशनल डे मनाया जाता है। इसे बेस्टिल डे भी कहते हैं क्योंकि 1789 की अगर हम बात करें, 14 जुलाई 1789 की, तो एक बेस्टिल एक किला टाइप का होता था जिसे प्रिजन के तौर पर यूज़ करते थे जो फ्रांस के किंग थे। तो यहाँ पर जो रिवोल्यूशनरी लोग होते थे उनको डाल देते थे इस प्रिजन में, तो उसको ढा दिया गया था, तोड़ दिया गया था उसको रिवोल्यूशनरी के द्वारा। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन में ये एक मील का पत्थर था, एक बहुत बड़ा इवेंट था, ठीक है। तो उसी की एनिवर्सरी मनाई जाती है बेस्टिल डे के तौर पर या नेशनल डे के तौर पर फ्रांस में। अब इस डे के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया है गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर फ्रांस के द्वारा। इस परेड में जो हमारी ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट है इंडियन आर्म फोर्सेस की, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके 269 मेंबर्स भी इसमें शामिल होंगे और 6 जुलाई को ये फ्रांस के लिए निकल चुके हैं, इसलिए न्यूज़ जो है चर्चा में है। इंडियन आर्मी कंटिजेंट कंप्राइजिंग ऑफ 77 मार्चिंग पर्सनल एंड 38 मेंबर्स ऑफ बैंड इज बीइंग लेड बाय कैप्टन अमन जगताप। इंडियन नेवी को लीड कर रहे हैं कमांडर व्रत बघेल और इंडियन एयरफोर्स को लीड कर रहे हैं सिंधु रेड्डी। राफेल फाइटर जेट्स भी यहाँ पर फ्लाई पास्ट करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आर्मी कंटिजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है पंजाब रेजिमेंट और राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट बैंड यहाँ पर अपना जो है प्रदर्शन दिखाएगा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखेंगे। हु इज़ द यूएन डिप्टी सेक्रेटरी जनरल? आंसर इज अमीना जे मोहम्मद। व्हेन इज द इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ऑब्जर्व्ड? जुलाई 3rd। हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ द महाराष्ट्र असेंबली? राहुल नार्वेकर। मलेरिया इज यूजली ट्रांसमिटेड इन द बाइट ऑफ विच मॉस्किटो? आंसर इज एनोफिलिस। NATO Plus refers to a security arrangement of NATO and the 5 treaty allies of the US. If Australia, New Zealand, Japan and Israel are the 4 allies, which is the 5th one? Answer is South Korea. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। When is the Kiswahili language day celebrated? 9. Nano urea plants to be set up across the country by which year? Amarnath temple is a Hindu shrine located in which district of Jammu and Kashmir? Under the Anna Bhagya Yojana, how many beneficiaries was the Karnataka government aiming to reach? The State Bank of India, through its CSR arm, SBI Foundation, has placed a grant of 22.5 crore rupees to establish a banking data and analytics hub at which IIT? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।